नमस्कार। ध्येय रेडियो पर आप सुन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़ा ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे तिब्बत की और तिब्बत को अपने चर्चा का केंद्र बिंदु इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसके बारे में दो बातें सामने आई हैं। पहली, तिब्बत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेम्पा शेरिंग ने तिब्बत में सांस्कृतिक नरसंहार यानी कल्चरल जेनोसाइड के लिए अपने देश को चेतावनी दी है। और दूसरी, चीन ने तिब्बत पर वाइट पेपर जारी किया है जिसमें तिब्बत के बारे में उसने काफ़ी कुछ बताया है। तो जिस तरीके से पेम्पा शेरिंग ने अभी कल्चरल जेनोसाइड का बयान दिया है तो उनका इशारा चीन द्वारा तिब्बत विरोधी कार्यों की तरफ था। भारत के धर्मशाला में सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के नए प्रेसिडेंट पेम्पा शेरिंग ने कहा है कि चीन तिब्बत में अपने सबसे बड़े निर्जातीय समुदाय हान के प्रव्रजन यानी माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है और चीन ने तिब्बत के धर्म, भाषा, शिक्षा, श्रम सभी पर कठोर नियंत्रण कर रखा है। शेरिंग का कहना है कि वे मल्टी कल्चरलिज्म के खिलाफ नहीं हैं, यानी वे बहुसंस्कृतिवाद के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक सिंगल मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी हान समुदाय के लोग बौद्ध अल्पसंख्यक जनसंख्या को तिब्बत में हर मामले में पीछे छोड़ दें तो यह कल्चरल जेनोसाइड होगा। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी खुद की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायिक निकाय हैं जो कि धर्मशाला में स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और यह तिब्बत की निर्वासित सरकार यानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल के रूप में जाना जाता है। तिब्बत में पत्रकारों, डिप्लोमैट्स और विदेशियों की यात्रा पर कठोर पाबंदियां चीन ने लगाई हैं जिससे तिब्बत के मानवाधिकार उल्लंघन का पता विश्व को न लग सके। बीजिंग और सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच डायलॉग 2010 से बंद है और शेरिंग का कहना है कि दलाई लामा चीन जाकर जरूरी संवाद को पुनः शुरू करना चाहते हैं। शेरिंग का कहना है कि तिब्बत चीन के साथ मतभेदों, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन बीजिंग की वर्तमान नीतियों ने तिब्बत की संस्कृति के भविष्य पर खतरा पैदा कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने हाल ही में तिब्बत पर अपना वाइट पेपर जारी किया है जिसमें चीन ने कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी अनिवार्य रूप से चीन की मंजूरी वाला ही व्यक्ति होना चाहिए। चीन ने इस वाइट पेपर में खारिज कर दिया है कि दलाई लामा या उनके अनुयायियों द्वारा एक तरफा किसी उत्तराधिकारी को मनोनीत नहीं किया जा सकता। चीनी सरकार के वाइट पेपर में कहा गया है कि दलाई लामा और अन्य ग्रैंड लिविंग बुद्धाज जो हैं उनका अवतार किंग डायनेस्टी 1644 से 1911 के बीच में चीन की मंजूरी के अधीन ही रहा है। और वाइट पेपर में तिब्बत को प्राचीन समय से चीन का इनसेपरेबल अपृथक्करणीय भाग बताया गया है। 1793 में गोरखा आक्रांताओं को हटाकर किंग सरकार ने तिब्बत में कानून व्यवस्था स्थापित की थी और तिब्बत को बेटर गवर्नेंस दिया था। इसलिए चीन का मानना है कि तिब्बत में लॉ एंड ऑर्डर, तिब्बत में और जो व्यवस्थाएं हैं उसको दिशा देने में चीन का ही योगदान है। चीनी सरकार के वाइट पेपर में दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मुद्दा उठाया गया है। इस वाइट पेपर का टाइटल है तिब्बत सिंस 1951 लिबरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। शेरिंग का कहना है कि चीनी सरकार को पहले बौद्ध धर्म के मूल्यों को सीखना चाहिए। एक तरफ जहां पेम्पा शेरिंग ने दुनिया भर के देशों से यह अनुरोध किया है कि वे सब बीजिंग ओलंपिक 2022 से पहले चीन के तिब्बत में जो मानवाधिकार उल्लंघन है उसके खिलाफ उठ खड़े हों, और उसके साथ यह भी बात सामने आई है कि तिब्बत को अमेरिका का साथ मिला है। नवंबर 2020 में शेरिंग के पहले जो राष्ट्रपति थे तिब्बत के, लाब्सांग सेंगवे, उन्होंने अमेरिकी व्हाइट हाउस का भ्रमण किया था और किसी भी तिब्बती प्रेसिडेंट द्वारा 6 दशकों में यह पहली ऐसी यात्रा थी व्हाइट हाउस की। और इसी के एक माह बाद अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पारित कर दिया था जिसमें तिब्बत के लोगों को दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार का आह्वान किया गया है। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर दलाई लामा का उत्तराधिकारी कोई चुन सकता है तो वो स्वयं दलाई लामा चुन सकते हैं या दलाई लामा के अनुयायी चुन सकते हैं या जो तिब्बत के बौद्ध संत हैं वो सब इसको चुन सकते हैं। साथ ही इस एक्ट में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में यूएस कॉन्सुलेट के गठन की भी बात की गई है। भारत और चीन के मध्य तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत द्वारा दिए गए शरण के चलते भी तनावपूर्ण संबंध देखने को मिले हैं। जुलाई 2019 में चीन द्वारा साफ किया गया था कि अगले दलाई लामा हमारे देश से चुने जाएंगे।
भारत को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत द्वारा इस मुद्दे पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करेगा, ऐसा चीन ने कहा था। चीन ने खुले तौर पर कहा है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का उत्तराधिकारी चीन से ही चुना जाएगा, क्योंकि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन 200 साल पुरानी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को चीनी सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया के लिए चीन में ऐतिहासिक संस्थान है। चीन का मत है कि दलाई लामा का अवतार लेना एक ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा है। दलाई लामा के पुनर्जन्म का निर्णय किसी की निजी इच्छाओं या अन्य देशों में रह रहे कुछ लोगों के समूहों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा चीन का कहना है। वर्तमान दलाई लामा को चीन के द्वारा मान्यता दी गई थी और उनके उत्तराधिकारी को चीन के अंदर से ही खोजा जाना चाहिए, इस बात पर चीन अड़ा हुआ है। भारत और चीन के बीच में अनेक अवसरों पर दलाई लामा के विषय पर तनाव और विवाद भी देखे गए हैं। दलाई लामा को चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में न जाने देने की बात करता रहा है और यह चेतावनी देता रहा है कि इसका दोनों देशों के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा अगर दलाई लामा को वहां अनुमति दी गई जाने की। भारत ने इसे अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में अपने प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता में हस्तक्षेप माना और दलाई लामा को कहीं भी आवाजाही की खुली आज़ादी देने की बात कही। 6 जुलाई 2019 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा यानी ग्यालवा तेंजिन ग्यात्सो ने तवांग के उएग्लिंग गोपा में अपना 84वां जन्मदिन मनाया था और यही स्थान 6वें दलाई लामा का जन्म स्थान भी है। 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत में हुआ था। इन्हें करुणा में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर अथवा चेनरेजिग का स्वरूप माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में भी दलाई लामा के जो प्रवेश हैं या दलाई लामा को लेकर कोई भी कार्यक्रम चलाए जाने पर चीन इसका विरोध करता रहा है। चूंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 17वीं सदी में 6वें दलाई लामा का जन्म हुआ था और इसी आधार पर चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है, जबकि इसी तर्क के सहारे चीन मंगोलिया के भूभागों पर भी दावा कर सकता है कि उसके चौथे दलाई लामा वर्ष 1589 में वहां पैदा हुए थे। लेकिन वास्तव में तिब्बत और मंगोलिया के बीच परंपरागत तौर पर धार्मिक संबंध अरुणाचल और तिब्बत के संबंधों से अधिक प्रगाढ़ रहे हैं, इसलिए चीन ने ऐसा नहीं किया। अब बारी है आज के सवाल की। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि दलाई लामा की आत्मकथा का क्या नाम है।